प्यारे बच्चों, आज जो आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का जो चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर, उस सेकंड चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसा कि नाम से मालूम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब जिसकी ना क्रिएट हो ना डिस्ट्रॉय हो, वो मतलब इसमें निकलता है कंजर्वेशन का। और मोमेंटम आपको पता है, मोमेंटम क्या होता है? P इज मास इंटू में वेलोसिटी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ आज आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि एक्चुअल में ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। यानी कि मोमेंटम के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट जो कोई गाड़ी है उसमें जो स्टार्टिंग का मोमेंट होता है, मोमेंटम होता है, वो लास्ट का मोमेंटम होता है। या एक गाड़ी ने या एक बॉडी ने अपना मोमेंटम जो लॉस किया है, दूसरी बॉडी उतना ही मोमेंटम गेन कर लेती है। यानी कि नेट मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। तो यही डेफिनेशन है इसकी। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? व्हेन दो या दो से ज्यादा बॉडी, व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, their total momentum remains constant or conserved, provided, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, provided no external forces are acting, अर्थात उन पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगना चाहिए। दो बॉडी हैं, वो आपस में टकराती हैं, यानी कोई बाहर से और फोर्स उस पर नहीं लगना चाहिए, उनका अपना ही फोर्स होना चाहिए। तो अब मैं समझा रहा हूं इसको कैसे। मान लीजिए ये एक बॉडी है जिसका मास है m1 और ये सेकेंड बॉडी है, इसका मास है m2। ये दोनों बॉडी टकराई नहीं है, टकराने से पहले इनका मोमेंटम, इसका मोमेंटम हुआ m1u1, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने u1 ली है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 ली है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो इसका मोमेंटम हुआ m1u1, इसका हुआ m2u2, तो इसका टोटल मोमेंटम ये हुआ टकराने से पहले का। अब मान लीजिए दोनों बॉडी आपस में टकरा जाती है, टकराने के बाद ये तो नहीं चिपक जाएंगी, जब बॉडी टकराती है तो अलग हो जाती है। तो टकराने के बाद जैसे ये अलग होती हैं, इनकी वेलोसिटी में बदलाव आता है। तो इसकी मान ली टकराने के बाद पहली बॉडी की जो वेलोसिटी है v1 है और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी v2 है। परंतु आपने देखा जब टकराती है तो ये इस पर फोर्स लगाती है, इस पर फोर्स लगा रही हैं, और फोर्स की वजह से मान लीजिए इस बॉडी ने, ये हैवी बॉडी है, इसने उस छोटी बॉडी को टक्कर मारी है, तो इसने उस पर फोर्स लगाया है। अब वो फोर्स कितना है, वो फोर्स कितना है, उसमें टाइम लग गया, टी, टक्कर मारने में टाइम लगा है। तो मान लीजिए इसमें टी टाइम आपने ले रखा है, यानी कि टी टाइम इसमें लगा। तो आपने देखा कि इसके अंदर एस्केलेशन पैदा हुआ, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसका हुआ, इसने इसको टक्कर मारी है। तो पहले किस वेलोसिटी से जा रही थी? पहले ये v2 u2 की वेलोसिटी से जा रही थी, अब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2। तो इसमें जो एस्केलेशन पैदा हुआ a2, यानी कि इसका एस्केलेशन a2 है, इसमें जो एस्केलेशन पैदा हुआ वो हुआ v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, यानी कि इसका एस्केलेशन हो गया a2। अब इसमें फोर्स कितना इसने लगाया, इसने कितना इस पर फोर्स लगाया? तो आपको पता है कि फोर्स होता है F इजिकल टू ma, F इजिकल टू ma। ये अपने सेकेंड लॉ से ये डेरिवेशन ले रखा है। तो आपने देखना है कि यहाँ F1 इसका है, फर्स्ट वाली बॉडी ने तो फोर्स इसने लगाया है, तो वहां मास इसका होगा, इसमें मास कितना है? m2 है, और इसमें एस्केलेशन कितना पैदा हुआ था? a2। तो F1 जो फोर्स फर्स्ट ने लगाया है वो मास सेकंड बॉडी का और उसके एस्केलेशन के बराबर। इसी प्रकार से जब हम टक्कर मारते हैं तो ये तो है नहीं कि हमारी स्पीड जितनी थी उतनी रहेगी, हमारी भी स्पीड कुछ कम होती है, यानी कि बैक फोर्स भी लगता है, क्योंकि आपको पता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब मास ज्यादा था तो उसने भी फोर्स तो वापिस लगाया है, तो वो एस्केलेशन इसमें भी पैदा होगा, क्योंकि इसने टक्कर मारी इसको, टक्कर मारने के बाद इस पर भी एस्केलेशन पैदा हुआ, इसकी वेलोसिटी में भी चेंज हुआ ड्यूरिंग दैट टाइम।
तो इसकी वेलोसिटी में चेंज कैसे हुआ, इसकी वेलोसिटी है v1, फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद, इनिशियल कितनी है u1 है, टाइम कितना t है, तो इसका एस्केलेशन, क्योंकि ये एस्केलेशन फर्स्ट बॉडी में पैदा हुआ है इससे टकराने के बाद, तो v1 माइनस u1 बाई टी। अब फोर्स किसने लगाया था, किसका लगाया ये फोर्स, ये सेकेंड बॉडी का फोर्स लगा, इसको हम F2 से डिनोट करते हैं। तो F2 किसके बराबर हो गया, मास किसका होगा, फर्स्ट वाली बॉडी का m1 और उसका एस्केलेशन। परंतु अब आपको पता है थर्ड लॉ कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ जो फोर्स एक्शन है उतना ही फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा, जितना फोर्स ऑफ एक्शन है उतना ही फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा। तो हम उस लॉ को अप्लाई यहां करते हैं। अब आप देखिए कि जो ये मोमेंटम है, क्योंकि लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वो बराबर आएगा। जैसे कि मैंने लिखा है ये बिफोर कोलिजन है और टकराने के बाद आपका मोमेंटम आया था m1 v1 प्लस m2 v2, ये मोमेंटम दोनों बराबर होंगे। अब ये डेरिवेशन अपने को करना है, इससे देखिए F1 इज इक्वल टू माइनस F2। अब F1 की वैल्यू देखिए क्या है m2 और ये है v2 माइनस u2 बाई टी, और यहाँ माइनस साइन लग रहा है तो यहाँ क्या आएगा, ब्रैकेट में रख देता हूँ इसको समझाने के लिए, या आप लिख लीजिए m लिख लीजिए यहाँ माइनस लगा करके m1 और इसके अंदर आएगा v1 माइनस u1 बाई टी। जब आप इसको सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये चीजें आनी चाहिए, यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तभी तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम सिद्ध होएगा। अब देखिए यहाँ पर t है, दोनों के डिनोमिनेटर में t है, आप t कैंसिल कर सकते हैं। अब आप इसको खोलिए m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 माइनस माइनस प्लस m1 u1। तो अब आप देखते हैं कि हम इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 है उसको एक तरफ लाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये है माइनस का, ये इधर देखिए m2 v2, अब इधर वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा m1 v1 इज इक्वल टू, अब इधर क्या लिखिए m1 u1, ये बचा था, अब इधर वाला उधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा m2 u2, यानी कि आपने आप इसको इधर ला सकते हो कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, ये वाले इधर ले आ सकते हो, सेट किया आपने m1 और ये v1 प्लस m2 और ये v2, तो आपने देखा कि ये मोमेंटम कौन सा है, m1 u1 प्लस m2 u2, ये तो मोमेंटम बॉडी जब टकराई नहीं थी उससे पहले का था। तो आपने देखा कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन बिफोर कोलिजन किसके बराबर आया है, ये है आफ्टर, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इससे आपने देखा कि दो बॉडी थी, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, तो टकराने से पहले जो उनका टोटल मोमेंटम था और टकराने के बाद जो उनका टोटल मोमेंटम आया वो बराबर आया, मोमेंटम क्या आया, बराबर आया। तो इसका मतलब ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वेरीफाई होता है। अब जो है इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसकी एप्लीकेशंस जैसे ये फार्मूला बन गया आपका कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इसी को हम अप्लाई करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। अभी मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल सोल्व करके दिखाता हूं, उसमें आप
देखिए और समझिए कि कैसे इसको हम लागू करते हैं। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपने पढ़ा है, अब उसकी कुछ एप्लीकेशन आप समझिए कि जैसे मान लीजिए ये गन है और जब गन में ही बुलेट थी पहले, और जब आपने बुलेट फायर करी है तो बुलेट बाहर आई, बुलेट का मास है 10 ग्राम मान लीजिए और बंदूक का मास है 6 kg। अब हमें पता नहीं कि किस वेलोसिटी से पीछे आएगी, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो उसी आधार पर हम यहाँ देखेंगे कि गोली निकलने से पहले का मोमेंटम, गोली निकलने से पहले का मोमेंटम और गोली निकलने के बाद का मोमेंटम क्या है। यहां केस बनता है कि ये जो बंदूक है इसका मोमेंटम गोली निकलने के बाद कितना बना, 6 इंटू में v, ठीक है ना। ये मोमेंटम है गन का और किसके बराबर होगा, मोमेंटम होगा बुलेट के बराबर, क्योंकि गोली बाहर निकल गई है तो उसका मोमेंटम और वो इसका मोमेंटम बराबर है। तो यहां आपने करना है, देखो 10 ग्राम है, 10 ग्राम को आपने 1000 से डिवाइड कर दिया तो अब ये केजी बन गया और ये है 300 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए 2 0 से 2 कैंसिल और इससे ये कैंसिल हो गए। अब 6 इंटू में v इज इक्वल टू 3 है। अब आप यहां से देखेंगे कि v इज इक्वल टू 3/6, तो 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये बंदूक पीछे आएगी। इस वेलोसिटी को एक्चुअल में हम रिक्वायर्ड वेलोसिटी कहते हैं, रिक्वायर्ड वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये बंदूक पीछे आई है। तो इस केस में आपने देखा कि मोमेंटम ऑफ गन, क्योंकि जब गोली बाहर निकली है तो उसका मोमेंटम क्रिएट हुआ है, वो मोमेंटम किसके बराबर होगा, उसकी बंदूक के मोमेंटम के बराबर। तो दोनों को हमने बराबर करा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी कि फायर करने से पहले का और बाद का। इसमें पहले जो गोली इसके अंदर है, दोनों ही सिस्टम इसके अंदर है, तो टोटल मोमेंटम तो इसका 0 है, टोटल मोमेंटम इसका 0 है। परंतु जैसे ही गोली निकलेगी तो ये बंदूक एक बॉडी हो गई है और ये गोली दूसरी बॉडी हो गई है, तो जो गोली है इसका मोमेंटम इस बॉडी के मोमेंटम के बराबर आ जाएगा। हम उसको रखेंगे और ऐसे सोल्व करेंगे। अब आगे एक सवाल और बताता हूं इसी प्रकार से। मान लीजिए एक कार है ए, एक कार ए है और उसका मास मान लीजिए है 2500 केजी या 15 केजी, 1500 केजी, 1500 केजी की है और वह चल रही है 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। दूसरी गाड़ी जो है उसका मास दे रखा है बी ऑफ मास 1000 केजी, 1000 केजी की है और वो जो है उसको 15 मीटर पर सेकंड एंड 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। अब कहता है आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम, ये पहले किया है, आफ्टर कोलिजन आप लिख लीजिए, आफ्टर कोलिजन इसकी कार ए की वेलोसिटी कम हो जाती है क्योंकि वो टक्कर मार रही है, तो टक्कर मारने से वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20। आप देखिए 25 थी, अब इसकी 20 हो, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब ये पर्सन बनाएगा, देखो ए का मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, बी का मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, तो कह रहा है टक्कर मारने के बाद क्वेश्चन इसका कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कार बी, यानी कि इसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है, ये वेलोसिटी आपने निकालनी है। अब इसने क्वेश्चन क्या दिया है कि एक कार है 1500 केजी की है, 25 मीटर पर सेकंड से जा रही है, दूसरी कार है बी है। कार को मैं ऐसे ही बना देता हूं, देखिए मान लीजिए बड़ी कार है, तो बड़ी कार आप समझ लीजिए बड़ी कार है, आगे इसमें क्या है, छोटी कार लगा देता हूं, मान लीजिए आगे यहां क्या है, एक छोटी कार है, ठीक है साहब। इसका मास है 1500 केजी, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड, इसका मास है
1000 kg। इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों यहाँ टकराई हैं, मान लीजिए ये दोनों टकरा गई हैं यहाँ पर, ये दोनों गाड़ियाँ यहाँ जो है टकरा गई है, कोलिजन हो गया है। अब कोलिजन होने के बाद ये अलग हो गई हैं, आपने देखा कि ये गाड़ियाँ अलग हो गई, परंतु यहाँ डेंट पड़ जाएगा इसके। आप समझदार बच्चे हैं कि जब टकरा करके अलग होएगी तो डेंट तो आएगा, इसमें यहाँ डेंट आ गया है। इसकी वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड हो गई और इसकी हमें पता नहीं। तो अब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन में पढ़ा है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम कितना होगा, देखिए मास 1500 है मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस इसका मास है 1000 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू मास तो इसी का रहना है 1500 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस इसका मास कितना है, इसका मास वही है 1000 इंटू में v ऑफ कार b लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ कार b, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये कितना आएगा आप देखिए, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 25 को 5 से 100 करता हूँ, 25 15 5 5 25 2 5 10 2 12 और ये 5, इनका मल्टीप्लाई जो आया 37,500 और इसका आया आपका 15,000 इज इक्वल टू कितना आया, 15 को 2 से 30 और 3 जीरो लग गई है और प्लस में 1000 v और ये v। अब आपने 37,000 और ये 15,000 ये और 30,000 ये, अब ये 30,000 37,000 में से जाएंगे, 30,000 इधर लाओगे, देखिए 37,500 माइनस 30,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 1000 vb। अब जब इसमें से देखो 37,500 में से 30,500 माइनस करेंगे तो ये 7,500 बचा और 15,000 ये बच गया आपके पास, ये vb है। अब देखिए 15 ये रहे और 7 ये रहे, 22,500 ये आपके पास आ गए, 22,500 और ये 1000 vb। अब यहां से आपकी वेलोसिटी ऑफ b क्या आएगा, 22,500 डिवाइडेड बाई 1000, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब ये बचा 225 अपॉन में 10 यानी कि 22.5 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट को अप्लाई करना है। और सवाल भी आपको सोल्व करने बुक में, और प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं उनको सोल्व करूंगा। आज इतना ही।